हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, कि एक ऐसी साइंस है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट, एनिमल का यूज़ करके इंडस्ट्रियल लेवल पर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जो है ये बहुत वाइड हैं, जैसे मेडिसिन बनाना, डिजीज़ डिटेक्ट करना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाना, प्रोसेस्ड फूड, बायो रेमिडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। अगर हम देखें तो 3 इंपॉर्टेंट रिसर्च हैं बायोटेक्नोलॉजी की। सबसे पहले है बेस्ट कैटालिस्ट बनाना, ये तो या तो इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म से या प्योर एंजाइम बनाना, ठीक है। दूसरा है ऑप्टिमम कंडीशन क्रिएट करना, जिसमें कैटालिस्ट जो है ये बेस्ट काम करे इंजीनियरिंग के थ्रू। तीसरा है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट या प्रोटीन या ऑर्गेनिक एसिड को प्यूरीफाई करना, उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग ने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे किया, और स्पेशली फूड प्रोडक्शन और हेल्थ के फील्ड में। सबसे पहले हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के 3 ऑप्शन हो सकते हैं। सबसे पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवोल्यूशन का रोल अगर हम देखें तो ग्रीन रिवोल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन को 3 गुना बढ़ा दिया, लेकिन फिर भी ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए काफ़ी नहीं था। यील्ड बढ़ाने का रीज़न था बेटर क्रॉप वेराइटीज़, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज। प्रॉब्लम ये थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्मर के लिए एग्रोकेमिकल महंगे होते थे और ट्रेडिशनल ब्रीडिंग से ज़्यादा यील्ड पॉसिबल नहीं होती थी। अब देखते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। ट्रेडिशनल ब्रीडिंग स्लो होती है, इसलिए टेक्निक डेवलप हुई टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है ये देखते हैं हम। सबसे पहले 1950 के अंदर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया प्लांट का कोई हिस्सा, जिसे कहते हैं एग्स प्लांट, टेस्ट ट्यूब में सटाइल कंडीशन में स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करके और पूरा नया प्लांट जो है वो बनाया जा सकता है। इस एबिलिटी को कहते हैं टूटीपोटेंसी। न्यूट्रिएंट मीडियम क्या होते हैं, जैसे कार्बन का सोर्स, जैसे सुक्रोज हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, विटामिन्स, अमाइनो एसिड, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन, ये न्यूट्रिएंट मीडियम में दिए जाते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, जहाँ पर टिश्यू कल्चर से बहुत कम टाइम में हज़ारों प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। ये सारे प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, इन्हें सोमा क्लोन्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखें हम इसकी, तो टमाटो, बनाना और एप्पल, ठीक है। अब है वायरस फ्री प्लांट। अगर प्लांट वायरस से इन्फेक्टेड हो तो भी जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है प्लांट के अंदर वो वायरस फ्री होता है, तो इसलिए मेरिस्टेमेटिक निकाल कर इन विट्रो ग्रो करके वायरस फ्री प्लांट मिल जाता है। इसके अगर हम एग्जांपल देखें, बनाना, शुगर केन और पोटैटो। अब देखते हैं प्रोटोप्लास्ट एंड सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। साइंटिस्ट ने प्लांट सेल से सेल वाल हटाकर नेक्ड प्रोटोप्लास्ट बनाया, जो 2 डिफरेंट प्लांट को प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करके सोमैटिक हाइब्रिड बनाए जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो टोमेटो और पोमैटो, इन दोनों के जो प्रोटोप्लास्ट थे वो फ्यूज करके पोमैटो बनाया, लेकिन ये पोमैटो जो है ये कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल जिनके जीन चेंज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अगर हम इसके फायदे देखें तो एबायोटिक स्ट्रेस जो होता है उसको टॉलरेट कर सकता है प्लांट, और पेस्टिसाइड का यूज़ कम हो जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है वो भी कम हो जाता है। मिनरल यूज़ एफिशिएंसी जो होती है ये ज़्यादा होती है, और न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाती है, जैसे गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए को बढ़ाया दिया था, ठीक है। अगर हम देखें बीटी क्रॉप एंड बीटी कॉटन, बीटी टॉक्सिन जो होता है एक बैक्टीरिया बनाता है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बीटी जीन को प्लांट में इंसर्ट करके प्लांट इंसेक्ट रेजिस्टेंट बन जाते हैं। इसके एग्जांपल है बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस और बीटी टोमेटो। अगर हम बीटी टॉक्सिन का मैकेनिज्म देखें तो बीटी टॉक्सिन इनएक्टिव होता है, जिसे प्रोटॉक्सिन कहते हैं। इंसेक्ट के गट का पीएच जो होता है एल्कलाइन होता है, तो टॉक्सिन एक्टिवेट हो जाता है वहाँ। मिड गट के सेल में पोर्स बना देता है और सेल ब्रस्ट हो जाते हैं, तो इंसेक्ट मर जाता है तब, ठीक है। अगर हम देखें बीटी जीन्स, क्राई आई ए सी, क्राई डबल आई ए बी, ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवर्म को, और क्राई आई ए बी कॉर्न बोरर को कंट्रोल करते हैं। अब है आरएनए इंटरफेरेंस। नेमाटोड मेलेनोडेंगी इंकोग्निशिया तंबाकू रूट को इन्फेक्ट करता है। इसका सोल्यूशन है आरएनए मतलब आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक। आरएनए एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए एमआरएनए को साइलेंट कर देता है, तो इसको यूज़ करते हैं हम एग्रोबैक्टीरियम को। सेंस प्लस एंटी सेंस आरएनए बनाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, तो नेमाटोड का एमआरएनए जो है वो साइलेंट हो जाता है और पैरासाइट सर्वाइव नहीं करता, ठीक है। अब देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ने सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन बनाना पॉसिबल किया। 30 रिकम्बिनेंट थेरेपीज अप्रूव्ड हैं वर्ल्ड वाइड के अंदर, जिसमें 12 जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है।
अब देखते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। अर्लियर इंसुलिन जो थी वो काऊ और पिग्स के पेंक्रियाज से ली जाती थी, एलर्जिक रिएक्शन काज करती थी जो। फिर इंसुलिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें ए चेन होती है और एक बी चेन होती है और डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होती है। जो ह्यूमन बॉडी में जो इंसुलिन होती है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनाता है, जिसमें सी पेप्टाइड भी होता है जो बाद में रिमूव कर दिया जाता है। रिकम्बिनेंट इंसुलिन प्रोडक्शन जो है सबसे पहले 1983 के अंदर इली लिली कंपनी ने बनाई थी। ए चेन जीन को अलग बनाया था, बी चेन को अलग बनाया था और ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंसर्ट किया था और अलग अलग चेन बनी जब तो इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया था तो ह्यूमन इंसुलिन बन गई थी। अब देखते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी मतलब फॉल्टी जीन को नॉर्मल जीन में रिप्लेस करना, उसे कहते हैं जीन थेरेपी। फर्स्ट जीन थेरेपी जो है 1990 के अंदर 4 साल की बच्ची के अंदर की गई थी, जिसके अंदर एडीए की डेफिशिएंसी थी। एडीए एंजाइम जो होता है ये इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। इसके अंदर अगर हम प्रोसेस देखें तो पेशेंट के लिम्फोसाइट निकाले जाते हैं, फंक्शनल एडीए जीन इंसर्ट किया जाता है और सेल वापस बॉडी में डाले जाते हैं। इसका परमानेंट क्योर तब मिलेगा जब जीन जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीसीआर के अंदर जिसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, डीएनए को एम्पलीफाई किया जाता है, एचआईवी को डिटेक्ट करते हैं, उसके बाद कैंसर की म्यूटेशन को भी डिटेक्ट किया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को भी डिटेक्ट करता है पीसीआर। उसके बाद होता है इलाइसा, जिसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर बेस्ड होता है, ये पैथोजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। अब देखते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल जिनके डीएनए में फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल, जैसे माइस, रैट, काऊ और शीप, इनको यूज़ किया जाता है। अगर हम यूजेस देखें इनके ट्रांसजेनिक एनिमल के तो नॉर्मल फिजियोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसके बाद डिजीज़ मॉडल जैसे कैंसर और अल्जाइमर, उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ह्यूमन प्रोटीन, वैक्सीन टेस्टिंग की जाती है इनके अंदर, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग की जाती है। अगर हम एग्जांपल देखें तो रोजी काऊ 1997 के अंदर ह्यूमन प्रोटीन अनरिच मिल्क जो बनाती थी। अब है इथिकल इशू। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैनिपुलेशन बिना रेगुलेशन के नहीं हो सकता। इसमें प्रॉब्लम आती है, इन्वायरमेंटल रिस्क होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इंडिया में GEAC डिसाइड करता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म सेफ है या नहीं। उसके बाद है बायोपायरेसी। बायोपायरेसी का मतलब होता है बायो रिसोर्स का यूज़ बिना परमिशन के और बिना कंपनसेशन के। इसके एग्जाम्पल है बासमती राइस पेटेंट, टर्मरिक और नीम के अंदर। इंडिया ने पेटेंट बिल अमेंडमेंट पास किया था ताकि अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग।